नमस्कार, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन 5वें अध्याय के अभ्यास प्रश्नों की बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना। अपने अभ्यास प्रश्न पेंडिंग थे, तो अभ्यास प्रश्नों की बातचीत कर लेते हैं, फिर अपन इसके बारे में टेस्ट की बातचीत करेंगे। तो चलो, अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं, आपके अभ्यास प्रश्न की, कि वास्तुकला का ये जो ओके, वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, यानी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण और चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। तो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण और चापाकार सिद्धांत है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूं इसमें। ये रहा आपके पहले प्रश्न का आंसर। चलो चेंज कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 का क्या है, उत्तर है कि छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एवं अनुप्रस्थ सहतीर रख कर बनाए जाते थे। वास्तुकला की ये शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती थी। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। ये वास्तुकला चापाकार कहलाती थी। तो दोनों हो गए, पहला प्रश्न कंप्लीट। तो वीडियो रोक करके, अगर आपने अभी नहीं लिखा है तो वीडियो रोक करके इनकी जानकारी लिख सकते हैं। चलो वापस। शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? वैसे शिखर का मतलब होता है पर्वत की चोटी का जो ऊपर वाला भाग, लेकिन अपने यहाँ भारतीय वास्तुकला पढ़ रहे हैं, तो वास्तुकला में शिखर का मतलब क्या होता है वो देखो। प्रश्न संख्या 2 का क्या है, उत्तर है कि भारतीय वास्तुकला में उत्तर भारतीय मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर का जो पिरामिड की जो आकार की जो संरचना होती थी उसे शिखर कहा जाता है। नो प्रॉब्लम। अगर लिखा नहीं है तो वीडियो पुश करके, यानी वीडियो को रोक करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, प्रश्न संख्या 3 कि पितरादूरा क्या है, और प्रश्न संख्या 4 की एक मुगल चार बाग की खास विशेषताएं क्या है। तो चलो, मैं आपको पितरादूरा और मुगल बाग, ये जो दरबार है, इसकी वो चार बाग की विशेषता बता देता हूँ। तो ये है आपका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, कि बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑफिसियर्स को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये तीसरे प्रश्न का आंसर। उसके बाद में चौथे प्रश्न का आंसर, के चार बाग की विशेषता क्या है। तो ये लो, प्रश्न संख्या 4 कि चार बाग समान हिस्सों में बंटा था। ये बाग दीवारों से घिरे होते थे। बाग कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में होता था, और काटरों में उनको सीमित विभाजन के कारण इनको चार भागों में विभाजित किया जाता था, और इसमें नहरों के द्वारा पानी दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ आप इसके अंदर लिख चुके। तो नहीं, अगर अभी आपने वीडियो स्पीड में चल रहा है, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो रोक कर लिख सकते हैं, बट मैं पानी पी लेता हूँ तब तक आपके लिए रुका हुआ है। ओके, चलो, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती है। चलो भाई, 5वें प्रश्न का आंसर बताऊं मैं आपको। ओके, ये है प्रश्न संख्या 5 का आंसर, कि किसी मंदिर से राजा की महत्ता की सूचना इस प्रकार मिलती है। जो मंदिर जितना अधिक भव्य और विचार होता था, वह राजा की उतनी शक्ति अथवा धन का प्रतीक होता था। यानी जो को मंदिर है बढ़िया हो तो वो भी राजा का प्रतीक होता। और बहुत से राजा मंदिर में अपनी मूर्ति या अपना यशोगान आदि उत्कीर्ण करवाते थे, और मंदिर में उनको देवता तुल्य प्रदर्शित किया जाता। ठीक है, चलो, 5वां प्रश्न देखो, कंप्लीट हो गया। छठा प्रश्न देखो, दिल्ली में शाहजहां के दीवान खास में एक अभिलेख में कहा गया कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। और ये धारणा कैसे बनी, ये धारणा कैसे बनी के बारे में अगर बात करें, तो चलो भैया, छठे प्रश्न का आंसर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 का आंसर देखो, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था, मेरी बात सुनो, ये क्या आ रहा है, जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर मुंह करके बैठता था, और इन वास्तुकलात्मक अभिरक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतीक यानी प्रतिनिधि था। और इसी आधार पर यह धारणा बनी कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, और कहीं नहीं, यही है, यही है, यानी पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग केवल और केवल यहीं पर है। मतलब राजा के दरबार के अंदर इन वास्तुकलात्मकों के ऊपर ही, इस तरफ ही
वो जो राजा बैठते थे मीटिंग के अंदर उनका मुंह करवाया जाता था, ताकि ये लोग जो है जब अंदर बैठे बैठे मीटिंग कर रहे होते हैं तो सारे लोग इस तरफ ही देखें, इनका ध्यान जो है वो इस तरफ ही होए। इसलिए इनको कहा जाता था कि ये जो सर्ग है वो केवल और केवल यहीं पे ही है। ठीक है, आगे देखो 7वां प्रश्न कि मुगल दरबार में इस बात का कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को न्याय मिलेगा। तो देखो इसके लिए क्या परंपरा थी, देखो प्रश्न संख्या 7 का आंसर देखो कि लाल किले में शाही अदालत के निर्माण ने शाही अदालत और शाही न्याय के बीच में संबंध पर जोर दिया, और मुगल दरबार के दीवान आम के निर्माण में यह बताया गया था कि सभी के लिए न्याय किया जाता है, यानी न्याय है वो सबके लिए बराबर है और यहाँ पे न्याय किया जाता है। इससे अपने को जानकारी मिलती है। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि शाहजहांबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी। तो इसके बारे में बताना है कि यमुना नदी की क्या भूमिका थी। तो यमुना नदी की भूमिका में आप पहला प्रश्न का आंसर ये बिंदु बना के दे सकते हो कि शाहजहानाबाद की योजना में यमुना नदी की भूमिका अभिजातों को नदी के किनारे पहुंचा देना और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है ना, तो ये दो महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी के साथ आपके टोटल जो 8 प्रश्न है, या 8वें प्रश्न का आंसर 8वें प्रश्न तक आंसर होते हैं कंप्लीट। उसके बाद में 9वां प्रश्न है कि आइए विचार करें। इसमें कोई इतना खास है नहीं कि आज धन शक्तिशाली लोग घरों का निर्माण करवाते हैं, अतीत में राजा उनके दरबारियों के निर्माण या किन मायनों में भिन्न थे। तो ये आप आपस में बात करके चर्चा कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके 5वें अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं। आपकी पूरी 5वें अध्याय की पूरी जो अध्याय की जितनी जानकारी वो पूरी समाप्त होती है। अब इसके बाद में मैं लूँगा टेस्ट। टेस्ट के बाद में आपका टेस्ट की आंसर की होगी, आपको टेस्ट देना है, और उसके बाद में अपन 6ठे अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है नगर, व्यापारी और सृजन। ठीक है, चलो